एक पाठ्य अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत व वाक्यात्मक संकेत बनाती है। यानी पाठ्य से मतलब यहाँ पे पढ़ने वाले से है, पढ़ने वाली से है। अगर मैं कहूं तो एक रीडर है जो पढ़ रही है और वो ज्ञान का उपयोग करके, पूर्व ज्ञान का जो प्रीवियस नॉलेज है, जितना वो पहले से जानती हैं, उसका उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत बनाती हैं जो उनको मीनिंगफुल लगे और वाक्यों में वो प्रयोग कर सकें, इस तरह के संकेत। और फिर अन्य विशिष्ट जानकारी पर जाती हैं जहां पाठ्य पढ़ने का कौन सा मॉडल अपनाती हैं। यहां पाठ्य जो है, जो पढ़ने वाली है, रीडर है, वो कौन सा मॉडल है। देखो, पूर्व ज्ञान का उपयोग करके अर्थगत एवं वाक्यात्मक संकेत, पहले वो अर्थ निकाल रही हैं, अर्थ को समझ रही हैं, जो भी चैप्टर उनके सामने आया प्रीवियस नॉलेज के आधार पर, जितना भी उनको पहले से आता था, उन्होंने चित्र देखा, उन्होंने कुछ पढ़ा, एक नजर सरसरी निगाह से देख लिया, और फिर उसके बाद वो सेंटेंसेस पे जा रही हैं, वाक्यों पे जा रही हैं। अर्थ से वाक्यों पे जाना कैसे भूल गए आप? अर्थगत, अर्थ से वाक्यों पे जाना, फिर वाक्य से शब्दों पे भी जा सकती हैं वो। इसको टॉप डाउन अप्रोच बोलते हैं। अगर वो शब्दों से या वाक्य से अर्थ की ओर जा रही होती तो ये बॉटम अप हो जाता। तो आंसर क्या होगा इसका? टॉप डाउन मॉडल, क्योंकि पहले वो अर्थ पे जा रही हैं, अपनी जो भी उनको प्रीवियस नॉलेज है। आपने किसी एक बुक में एक चैप्टर को देखा, आपने हल्की हल्की सरसरी निगाह से देखा और देखा इसमें क्या पिक्चर है, अच्छा ये किस बारे में हो सकता है, ठीक है ना। तो पहले वो अर्थ बना रही हैं, या उन्होंने चैप्टर पढ़ा और एक समरी उनके दिमाग में आई और फिर वो एक एक सेंटेंस पे ध्यान दे रही हैं, या उसमें वोकैबुलरी को याद कर रही हैं। जैसे हम पहले कहानी पढ़वाते हैं, फिर उसके बाद जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो करवाते हैं। तो टॉप डाउन मॉडल है ये, ना कि बॉटम अप। और समग्र भाषा मॉडल, ये समग्रता को प्रभावित या मतलब प्रमोट करता है एक तरह से, टॉप डाउन। लेकिन सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बॉटम अप होता है कि जब आप अर्थ से, शब्दों से, वाक्यों से, आपका जो पद्य या गद्य या फिर एक पैसेज है ना, अपठित गद्यांश या पद्यांश पे जाते हैं, फिर वाक्यों से, फिर उस गद्यांश से आप पूरी कहानी को समझते हैं, वो है बॉटम से अप की ओर जाना। यहां अर्थ से आप वाक्य और पैसेज की तरफ जा रहे हैं, तो ये टॉप से बॉटम की ओर आना है, क्योंकि टॉप क्या है? कहानी का पूरा अर्थ समझना टॉप है, अर्थ तक पहुंचना बॉटम से अप हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए खैर थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। ये क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुसार अंग्रेजी भाषा की क्या स्थिति है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। भारतीय संविधान के अनुसार, ये नहीं पूछा एनसीएफ के अकॉर्डिंग तो क्या है? ग्लोबल है लैंग्वेज। एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज भी है और सेकेंड लैंग्वेज भी है, दोनों है। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा है, और 99% केसेस में तो आपको ग्लोबल ही लगाना है। तो दूसरी भाषा भी है, ग्लोबल लैंग्वेज भी है, लेकिन एनसीएफ के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पूछा है आपसे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के अनुसार। अब क्योंकि इंग्लिश से ट्रांसलेट होता है, इसलिए आपसे हिंदी के पेपर में इंग्लिश के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, क्योंकि वही इंग्लिश के क्वेश्चंस ही आ रहे हैं हिंदी पेडागोजी में आजकल। तो अगर मैं भारतीय संविधान की बात करूं, तो जब हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल समझते हैं आप? प्रशासनिक भाषा कह लीजिए आप। लेकिन अगर मैं कहूं आर्टिकल 3431 के तहत, ठीक, 1963 में, 1963 में AOL आया था, जिसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं की बात हुई थी। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी प्रशासनिक भाषा कह लीजिए आप, या शासकीय भाषा कह लीजिए। और अंग्रेजी की जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश क्या है? यहाँ पे इसकी सहकारी है, यानी इसकी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। तो सहयोगी प्रशासनिक भाषा या फिर सह प्रशासनिक भाषा है क्या? अंग्रेजी। और प्रशासनिक भाषा क्या है? हिंदी है। और ये बात कहां कही गई थी? 1963 के एसोसिएट ऑफिशियल, मैं भूल गई है जो एक्ट था, अभी बताया था ना आपको, ओला में, सॉरी, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ओला में AOL कहा गया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, ओला। ये एक एक्ट था, 1963 में आया था, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। यानी जो प्रशासनिकीय जो भाषा की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर एक एक्ट आया था, जिसमें हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, AOL है, जो मैं पहले लिख रही थी। तो ये सहयोगी प्रशासनिक भाषा हो जाएगी, क्योंकि प्रशासनिक भाषा तो हिंदी है। और अगर हम बात करें, या राजभाषा आप कह सकते हो, बट अगर हम बात करते हैं किसकी? राष्ट्रभाषा की, तो राष्ट्रभाषा हिंदी नहीं है। अगर हम इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जाएंगे, राजभाषा है हिंदी, यानी प्रशासनिक भाषा भी आप उसको कह सकते हो, ठीक है ना। हिंदी रिलेशन की वजह से हम खुद, हमें भी दिक्कत होती है। रागिनी बिल्कुल सही बोल रहा है। अकादमिक भाषा नहीं, एकेडमिक लैंग्वेज नहीं, इसको सहयोगी प्रशासनिक भाषा कहेंगे, क्योंकि प्रशासनिक भाषा या राजभाषा अगर होता तो हिंदी होती फिर उस केस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, फटाफट से देखेंगे। कार्य आधारित भाषा सीखने में
सीखने में क्या तात्पर्य है? कार्य आधारित मतलब टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, TBLT। ठीक है, फटाफट से जवाब देना है। कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है, यानी किसी काम का वो हिस्सा जो बच्चों को लैंग्वेज के अवसर दे रहा है। कार्य का वह भाग जो समुदाय द्वारा किया जाता है, यानी कम्युनिटी कर रही है किसी काम को। कार्य का वह भाग जो माता पिता को उनके बच्चों के गृह कार्य के रूप में दिया जाता है, यानी होमवर्क के रूप में, उसको हम कार्य आधारित भाषा सीखना कहते हैं। या फिर कार्य का वह भाग जो शिक्षकों को कक्षा में करना होता है। फटाफट से बताइए कि यहाँ पे कार्य आधारित भाषा का मतलब क्या है? कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थियों को भाषा के अवसर देता है कि भाई एक काम करो, एक रिपोर्ट लिख के लाना कल, या एक काम करो, एक पैम्फलेट बना के लाना, एक एडवर्टीजमेंट बना के लाना कल, है ना, या एक गूगल पे एक ब्लॉग लिख के लाना कल, मुझे दिखाना और फिर कि कैसा लिखा है, अपने विचार लिख के लाना इस चीज पे। तो ये टास्क है, कार्य दिया गया है आपको। तो कार्य का वह भाग जो शिक्षार्थी को भाषा के अवसर दे रहा है, जहां वो भाषा का इस्तेमाल करके कोई एक टास्क कंप्लीट कर सके, इसको अंग्रेजी में TBLT कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा। भाषा अधिगम में रचनावाद किस पर केंद्रित है? रचनावाद समझते हैं आप, पियाजे वाइगोस्की, जो बच्चे को एक्टिव रखने पे, सक्रिय रखने पे फोकस करेंगे। आपका जो NCF है वो भी रचनावाद पे बेस्ड है, क्योंकि ये टीचर को फैसिलिटेटर यानी सुविधादाता कहता है और बच्चा क्या है, सेंटर में है। ठीक, तो रचना या एक्टिव है बच्चा, तो रचनावाद किस पर केंद्रित होगा? जहां बच्चा एक्टिव होगा, जहां बच्चा सक्रिय होगा, वही ऑप्शन सही है रचनावाद के केस में। तो शिक्षार्थियों को नवीन, या ज्यादातर पेडागोजी के 99% क्वेश्चन इस बात से सॉल्व हो जाते हैं कि बच्चा सबसे ज्यादा कहां सक्रिय है, किस ऑप्शन में। तो शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में व्यस्त रखने पर, यानी वो नए ज्ञान को खोजें डिक्शनरी से, इधर से उधर से, तो रचनावाद पे आधारित है ये बात। हाँ भाई, बच्चा रचना कर रहा है। अधिगम के लिए अभ्यास के रूप में अनुकरण की भूमिका निभाना, नकल करना रचनावाद में बिल्कुल भी नहीं आता, कि आप सिर्फ देख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, बार बार लिख रहे हो सेम चीज को, उसमें कुछ भी रचना नहीं हो रही। ये रटंत विद्या है जो चलती नहीं है। प्रयोग के लिए व्याकरण नियमों को याद करना, अगेन रचनावाद याद करने पर, रट्टा लगवाने पर फोकस नहीं करता। कक्षा में शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर, शिक्षक की भूमिका अभी मैंने आपको बताई, फैसिलिटेटर की है, सुविधा दाता की है। टीचर है जहां बच्चे को समस्या है, उसको माहौल सेट करने के लिए, अच्छा एनवायरमेंट देने के लिए, लेकिन कॉन्ड्यूसिव एनवायरमेंट, समृद्ध वातावरण या समृद्ध परिवेश देने के लिए है टीचर, ना कि मुख्य भूमिका शिक्षक की होगी। दोनों, बच्चे और टीचर दोनों एक्टिव होते हैं। तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा होगा, शिक्षार्थियों को नवीन ज्ञान खोजने में मदद करने की, कि बच्चा एक्सप्लोर कर पाएगा, खोज कर पाएगा ज्ञान की, वो एक्टिव हो पाएगा। ज्ञान का सृजन करने में बच्चा स्वयं सक्षम है, यानी चिल्ड्रन आर एक्टिव कंस्ट्रक्टर्स ऑफ नॉलेज, ऐसा पियाजे कहते हैं, जो रचनावादी हैं। ठीक, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। ये क्या कहता है? दो विद्यार्थी एक ही पाठ्य सामग्री को पढ़ते हैं, यानी एक ही कोई मटेरियल है, टेक्स्ट मटेरियल है, किसी ने कोई सेम मूवी देखी, मान लीजिए दो लोगों ने, दोनों अपनी अलग अलग इंटरप्रिटेशन देंगे उसकी। दो लोगों ने सेम न्यूज पढ़ी, दो लोगों ने सेम इंटरव्यू देखा, दो लोगों ने सेम किताब पढ़ी, कोई चैप्टर पढ़ा सेम, है ना, लेकिन हो सकता है वो अलग अलग अपनी बात कहें, फिर भी इसमें बिल्कुल भिन्न अर्थ निकालते हैं। उसने कहा मुझे तो बड़ा पसंद आया ये, कि उसने कहा नहीं मुझे पसंद नहीं आया। किसी का भाषण देख लिया, मान लीजिए आपने कुछ पढ़ लिया, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी भिन्न अर्थ निकाल रहे हैं, दो लोग सेम चीज को पढ़ करके अलग अलग अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, अपना अलग अलग, अगर उनसे समरी भी पूछोगे तो वो अलग ढंग से बताएंगे, अपना अर्थ बताएंगे, अपना अनुभव जोड़ करके उसमें। तो कौन सा आंसर सही है? थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग, जो कि सही है। यह संभव नहीं है। क्यों नहीं है भाई? संभव, बिल्कुल संभव है ना। मेरे एक्सपीरियंसेस अलग रहे होंगे लाइफ के, तो मैं उसको डिफरेंट तरीके से, मेरी इंटरप्रिटेशन, मेरी एनालिसिस या मेरी कॉग्निटिव स्किल्स डिफरेंट हो सकती है किसी और से। तो यह संभव नहीं है और विद्यार्थियों को इसे दोबारा पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सेम ही मीनिंग निकलेगा, कहानी है ना, सब्जेक्टिविटी है वहां। यह संभव है क्योंकि शिक्षक ने पाठ्य सामग्री को नहीं समझाया है। क्यों भाई? समझा भी दें टीचर तब भी, आपको वो मूवी याद होगी स्काई इज पिंक, प्रियंका चोपड़ा और फरहान अख्तर की मूवी आई थी। स्काई इज पिंक में क्या होता है कि किसी बच्चे ने जो एक बच्चा है छोटा, मान लीजिए पढ़ने जाता है स्कूल में, केजी में, नर्सरी में, जिसमें भी, तो उसने ड्राइंग कराई गई उसको स्कूल में, और उसने बादल को नीला बनाने की जगह पे पिंक कलर का बना दिया। ठीक, और उसकी टीचर ने उसको अगले दिन कहा कि नहीं भाई, ये बादल जो है वो पिंक नहीं होते, स्काई पिंक नहीं होता, स्काई तो फलाने फलाने रंग का होता है, या ब्लू कलर का होता है, या व्हाइट होता है, वॉट। तो उसकी मदर ने उसको कहा, उसने बताया जाकर के कि भाई जो है मेरी टीचर ने तो डांटा है मुझे, मम्मा मुझे तो स्काई पिंक ही पसंद है ना। तो उसकी मदर ने कहा कि ठीक है भाई, तुम्हारा स्काई पिंक हो सकता है ना। होता ना, कुछ लोग
वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। उनको लगता है कि दुनिया नहीं यार, दुनिया तो बहुत अच्छी है, कोई कहेगा दुनिया बहुत बेकार है ना, कोई कुछ और कहेगा। लाइफ ईजी है, किसी के लिए लग सकता है, किसी को, बहुत सारे लोगों को ये लग सकता है नहीं भाई ईजी तो नहीं है, वट एवर इट इज। तो मतलब क्या हुआ, हमारे सबके अर्थ निकालना जो है किसी एक चीज से अलग हो सकते हैं। तो ये बात संभव है, स्काई पिंक हो सकता है किसी के लिए, ठीक है ना। तो यह संभव है क्योंकि व्यक्ति के अधिगम को विविध कारण विभिन्न विधियों से प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति का सीखना है, जो अधिगम है, जो लर्निंग है, विविध कारण, सबके लिए कारण भिन्न हो सकते हैं, अनुभव भिन्न हो सकते हैं, तो वो अलग तरीके से भी उनको प्रभावित भी करेंगे। यह संभव है क्योंकि अधिगम का आशय अर्थ लगाना नहीं है। नहीं, अर्थ तो हम सब निकालते ही हैं चीजों के। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। क्या कहता है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया, यानी ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहां पर अध्यापक का क्या मंतव्य है, उनकी मंशा क्या है, वो चाहते क्या है ना। जब बच्चों को ग्रुप्स में कर दिया डिवाइड, हाथियों पे कहानी पढ़ने जाने वाले हैं, मतलब कहानी पढ़ी जाएगी हाथियों के ऊपर, एलिफेंट्स के ऊपर, ठीक है। उस कहानी को पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा गया। कि प्रश्नोत्तरी आपको पता है पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग होती है, जब आप लेसन प्लानिंग भी करते हैं अपने बीएड में, डीएलएड में, बीटीसी में, आप पाठ योजना बनाते हैं, भर भर के पाठ योजना बनाते हैं सैकड़ों की संख्या में, ठीक। तो अब इस पाठ योजना में आपको पता है पहले आप प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग करते हैं, ठीक। उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो डायरेक्ट चैप्टर ना पढ़ा करके चैप्टर को शुरू करने से पहले आप उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रश्नोत्तरी में भाग ले रहे हैं कि अच्छा क्या आप सबने हाथी देखा है, अच्छा उसके कितने पैर होते हैं, फिर एक बच्चा कहेगा मैम 8 होते हैं, अच्छा चिंटू तुम बताओ, चिंटू बता रहा है नहीं 9 होते हैं, दूसरे ने बताया 4 होते हैं, वट। तो उसने, या किसी घूमने के चैप्टर के ऊपर, अभी तो हाथी की बात चल रही है, तो कितने कान होते हैं, है ना, क्या होता है, कितना बड़ा होता है हाथी, तो वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। तो इससे क्या होगा, पाठ को लेकर के रुचि जागृत हो रही है बच्चे में, इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा कोई बात नहीं, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, हाथी के बारे में। ऐसे चैप्टर शुरू किया जाता है, जिन्होंने भी ट्रेनिंग प्रॉपर की है जाकर के, वो उनको ये बात पता होगी, ठीक है ना। जिन्होंने स्कूल के पीछे पढ़ाई की, आई मीन जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पीछे, उनको पता है, फिर वो तो सीधा पेपर वाली स्थिति रही होगी। ऐसे भी कॉलेजेस हैं इंडिया में, क्या ही कर सकते हैं, ये सच्चाई है। फिर कोई बात नहीं, आप लोग सीटेट फिर अच्छे से पढ़ लेंगे इधर आके, और क्या करें। टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना, यानी जो टॉपिक है आपका, मान लीजिए हाथियों के ऊपर कहानी है, तो उसमें इंटरेस्ट पैदा होगा बच्चे का, अब उसकी रुचि जागृत होगी, उसका ध्यान आ जाएगा वहां पे, ठीक। तो सहपाठी पृष्ठ पोषण, पाठ्य पुस्तक की समीक्षा लिखना, यानी उसका क्रिटिक लिख रहे हैं, अभी पढ़ तो नहीं वो पहले, इतनी छोटी क्लास में जब आप हाथियों पे कहानी सुना रहे हैं, क्रिटिक लिखवा दो। उनकी स्मृति का परीक्षण करना, नहीं स्मृति का परीक्षण करना नहीं, उनको एक्टिव रखना, उनकी थिंकिंग पे हमें फोकस करना है, ना कि रट कितना लेते हैं वो। हंस रहे नीतीश, कह रहे हैं डायरेक्ट पेपर देने गए थे, हमें पता है, हाँ हमें पता है, ऐसे भी लोग हैं, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, सिस्टम की भी गलती है ना इसमें, लोगों की भी है, सिस्टम की भी है ना। कई लोग तो जॉब्स में हैं, वो बताते हैं अपनी कहानियां। चलो खैर, तो ये हुआ टॉपिक के प्रति रुचि पैदा कर रहे हैं हम, ठीक।